ये कहानी है एक किसान होरी की जो अपने खेत और सपनों के बीच जूझता रहा। गोडान मेहनत, संघर्ष और त्याग की अनकही दास्तान है। आइए जानते हैं उसकी कहानी। 1936। एक भारत जहां समाज जाति, धर्म और गरीबी के जाल में बुरी तरह उलझा हुआ था। इसी समाज की जमीन पर खड़ा था एक सीधा सच्चा किसान, होरी महतो। होरी लगभग 50 साल का एक मेहनतकश व्यक्ति था, जिसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी एक गाय। लेकिन ये ख्वाहिश सिर्फ दूध या घी के लिए नहीं थी। ये ख्वाहिश थी धार्मिक पुण्य, सामाजिक प्रतिष्ठा और आत्मिक संतोष की। गाय पालना उसके लिए सद्गृहस्थ जीवन का प्रतीक था। होरी के घर में थे उसकी पत्नी धनिया, बेटा गोबर, 2 बेटियां रूपा और सोना। घर में गरीबी थी, लेकिन आत्मसम्मान बाकी था। वो दूसरों का हक नहीं छीनता था, न झूठ बोलता था, सिर्फ अपनी मेहनत से जीने में विश्वास रखता था। गांव की संरचना बहुत स्पष्ट थी। ऊपर थे ब्राह्मण, ठाकुर, फिर बनिया, फिर निचली जातियां, और हर तबका एक दूसरे से व्यवहारिक दूरी बनाए रखता था। गांव के धार्मिक और सामाजिक ठेकेदार थे पंडित दाता दीन, एक ब्राह्मण जो होरी जैसे लोगों को हमेशा नीचे देखना चाहता था। होरी ने जब गाय खरीदने की इच्छा जाहिर की, तो धनिया ने स्पष्ट मना किया कि न तो हमारे पास खाने को है और न गाय को खिलाने को। गाय कहाँ से लाओगे? लेकिन होरी ने ठान लिया था। गांव के ही एक विधुर भोला चमार के पास गायें थीं। भोला का प्रस्ताव था, एक गाय दे देता हूं, जब दुधारू होगी तब कुछ पैसा देना। होरी को लगा मौका अच्छा है। होरी ने गाय ले ली। भोला की सौतेली पत्नी को ये बात नागवार गुजरी कि वो चाहती थी कि गाय किसी और को मिले जिससे उन्हें फायदा हो। इसलिए भोला और उसकी पत्नी के बीच झगड़ा हुआ और गुस्से में भोला की पत्नी ने होरी की गाय को जहर दे दिया। गाय मर गई। होरी सकते में था। एक तरफ गाय मर गई, दूसरी तरफ समाज का डर। उसने भोला से झूठ बोला कि गाय बीमार थी, अपने आप मर गई। भोला को शक था, लेकिन सीधे सवाल नहीं किया। इधर गांव में अफवाह उड़ गई कि होरी ने गाय चुरा ली या मार दी। अब पंडित दाता दीन ने दबाव बनाया कि तुमने ब्राह्मण की बात झूठी साबित की, अब दंड तो मिलेगा। गांव के पंचों ने 3 रुपए का दंड ठोंक दिया, जो उस दौर में बहुत बड़ी रकम थी। धनिया भड़क गई। उसने सीधे पंचायत को ललकारा कि जो चोरी नहीं की उसके लिए जुर्माना क्यों। लेकिन होरी ने शांत रहकर पैसे भर दिए, क्योंकि उसे समाज में बदनाम नहीं होना था। इसी बीच गाय की मौत और जुर्माने के झटके से घर का माहौल और खराब हो गया। गोबर, जो नौजवान और थोड़ा तेज मिजाज था, उसने पिता की इस बेमतलब की ईमानदारी और दब्बूपन पर सवाल उठाए। उसने कहा कि अगर ऐसे ही जीना है तो मैं ये घर छोड़ देता हूँ, और वो गांव छोड़कर शहर चला गया। अब होरी की आंखों में गाय नहीं थी, बस खालीपन और पछतावा था। उसे लगने लगा कि शायद ईमानदारी और सामाजिक डर के बीच वो खुद को कहीं खो चुका गांव है। के चौपाल पर इस दिन तरह ढलते ही गोदान की चर्चा कहानी शुरू हो की जाती पहली है। परत खुलती है। लगान, एक खेती, साधारण सरकार किसान का और सपना, अपनी जो समस्याएं। समाज, उसी जाति, माहौल में लालच और होरी की झूठ की आर्थिक तंगी जंजीरों और में दम सामाजिक तोड़ देता दबाव है। गहराते जाते हैं। गोबर, उसका बड़ा बेटा, अब जवान हो चुका है और अपने पिता की हालत देखकर भीतर ही भीतर तिलमिला रहा है। वो गांव के पुराने सोच और अन्याय से परेशान है। वहीं होरी अब भी अपनी उस जमीन से, उस जीवन से और उस परंपरा से बंधा हुआ है जिसे उसने अपने खून पसीने से सींचा है। एक दिन होरी और उसका भाई हीरा एक बैल को लेकर झगड़ पड़ते हैं। हीरा को शक है कि होरी ने उसे धोखा दिया है। हीरा गुस्से में आकर होरी का बैल जहर देकर मार देता है। बैल का मरना सिर्फ एक पशु की मौत नहीं थी, वो होरी के जीवन का सहारा था। खेत कैसे जोतेगा अब? परिवार कैसे पालेगा? लेकिन होरी चुप है। वो अपने भाई को दोष नहीं देता। परिवार की लाज, समाज में इज्जत, उसके लिए यही सबसे बड़ी पूंजी है। इसी बीच धनिया, होरी की पत्नी, सख्ती से हीरा को घर से निकालने की मांग करती है। वो होरी की सहनशीलता से थक चुकी है, लेकिन होरी सिर्फ चुप रहना जानता है। वो सहता है, क्योंकि उसे लगता है कि यही उसका धर्म है, यही उसका कर्तव्य। दूसरी ओर गोबर गांव के पुराने नियमों से तंग आ चुका है। वो शहर जाने की सोचता है, अपने जीवन को कुछ और बनाना चाहता है, लेकिन अपने माता पिता के संस्कार उसे पीछे खींचते हैं। इसी बीच गोबर को झुलिया नाम की एक विधवा से प्रेम हो जाता है। वो विधवा जो एक नीची जाति से है और जिससे प्रेम करना गांव के नियमों के खिलाफ है। लेकिन गोबर झुकता नहीं।
वो झुनिया को अपने घर ले आता है, बिना शादी के। गांव में हंगामा मच जाता है, पंचायत बैठती है, झुनिया को वापस भेजने का आदेश होता है। होरी को दंड भरना पड़ता है क्योंकि उसके बेटे ने समाज के नियम तोड़े हैं। वो फिर भी चुपचाप जुर्माना भरता है, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने परिवार को टूटने से बचाने के लिए। झुनिया और गोबर का प्रेम, होरी की चुप्पी, पंचायत का फैसला, ये सब उस सामाजिक ढांचे की झलक देते हैं जहां परंपरा और प्रतिष्ठा इंसानियत से बड़ी हो जाती है। लेकिन होरी अब भी अपने खेतों को देखता है और अगले मौसम की उम्मीद करता है। उसे अब भी भरोसा है कि शायद अगली फसल कुछ बेहतर होगी, शायद उसका बेटा लौट आए, शायद जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। होरी के जीवन में जैसे एक के बाद एक संकट आते जा रहे हैं। गोबर गांव छोड़ चुका है, शायद कुछ नया बनाने की उम्मीद में, शायद खुद से भागने की कोशिश में। होरी अब सिर्फ एक बाप नहीं, एक टूटता हुआ इंसान है, जिसे हर दिन, हर ताना, हर कर्ज की किश्त थोड़ा और थका देती है। होरी को ये बात तब पता चलती है जब झुनिया अकेली रह जाती है और गोबर की खोज में गांव भर में परेशान घूमती है। धनिया, जो शुरू में झुनिया को घर में लाने से नाराज थी, अब उसके प्रति स्नेह महसूस करने लगती है। वो उसकी देखभाल करती है जैसे अपनी बेटी हो। दोनों महिलाओं के बीच एक गहरा संबंध बनने लगता है, दुख, तिरस्कार और अकेलेपन से उपजा हुआ संबंध। होरी पर अब झुनिया की जिम्मेदारी भी है। गांव के लोग अभी भी ताना मारते हैं, लेकिन होरी अब अपनी विवशता में जीने का अभ्यस्त हो चुका है। वो खेतों में मेहनत करता है, बैल के बिना, अपनी थकी हड्डियों और टूटी उम्मीदों के सहारे। इसी बीच गांव में नए सामाजिक बदलावों की हलचल शुरू होती है। कुछ लोग ब्राह्मणवादी ढांचे से बाहर निकलने की बातें करने लगते हैं, लेकिन बहुसंख्यक लोग अब भी रूढ़ियों में जकड़े हुए हैं। गांव में साधु संतों का आना जाना बढ़ जाता है और उसी बहाने चंदा चढ़ावा, पूजा पाठ के खर्च बढ़ते जाते हैं। होरी जैसे गरीब किसान के लिए ये और बोझ बन जाता है, लेकिन वो मना नहीं कर पाता। उसे डर है धर्म के खिलाफ जाने का, समाज से बहिष्कृत होने का। यही उसकी मजबूरी उसे बार बार झुकाती है। उधर गोबर शहर में एक कारखाने में काम शुरू करता है। वहाँ की जिंदगी, वहाँ की मेहनत, वहाँ की सोच, सब कुछ अलग है। वो धीरे धीरे गांव के जीवन से दूर होता जा रहा है, लेकिन भीतर कहीं अपने माँ बाप और झुनिया की चिंता उसे चैन नहीं लेने देती। गांव में मीनवाइल झुनिया अब माँ बनने वाली है। होरी और धनिया के लिए ये एक मिश्रित भावनाओं से भरा समय है। एक तरफ खुशखबरी, दूसरी तरफ समाज का डर। गांव वाले ताने मारते हैं, लेकिन अब धनिया भी चुप नहीं रहती। वो अपने बेटे की पसंद को स्वीकार कर चुकी है और झुनिया को बहू की तरह देखती है। इसी दौरान होरी की जमीन पर नजर गड़ाए कुछ महाजन और पंडित उसे तरह तरह से फंसाने की कोशिश करते हैं। होरी कर्ज में डूबता जा रहा है, लेकिन अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं। उसके लिए जमीन सिर्फ खेत नहीं, उसकी अस्मिता है, उसकी जड़ों की पहचान है। इन सब हालातों के बीच गांव की राजनीति भी बदल रही है। जमींदार और साहूकारों की ताकत अब भी मजबूत है, लेकिन किसान धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। कुछ युवक मिलकर गांव में पढ़ाई, सफाई और बराबरी की बातें करने लगते हैं, पर उन्हें भी विरोध झेलना पड़ता है। होरी इन बदलावों के बीच भी अपने पुराने मूल्य पकड़े हुए हैं। उसका संघर्ष अब सिर्फ रोटी या सम्मान का नहीं, बल्कि पहचान और अस्तित्व का बनता जा रहा है। बेटे की गैरहाजिरी, झुनिया की जिम्मेदारी, कर्ज का बोझ और समाज का दबाव सब मिलकर उसकी रीढ़ को झुकाते हैं, लेकिन वो अब भी टूटा नहीं है। उसे अब भी उम्मीद है, जैसे हर किसान को होती है, कि अगली फसल अच्छी होगी, बेटा लौटेगा और उसका परिवार फिर से एक हो जाएगा। होरी के जीवन में मुश्किलें कम होने का नाम नहीं लेती। झुनिया चुप रहती है, ठीक वैसे ही जैसे अब धनिया चुप हो गई है। तीनों उस चुप्पी में बंधे हैं जो समाज ने उन पर थोप दी है। इस बीच होरी को फिर से खेती शुरू करनी है, लेकिन उसके पास ना बीज है, ना बैल, ना ही पैसे। वो बनियों से उधार लेता है, ब्याज पर। एक उधारी चुकती नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती है। मगर होरी का सपना अभी भी वही है, अपने खेत में हल चलाते हुए एक अच्छी फसल उगाना। वो सपने देखता है, लेकिन हर सपना किसी न किसी यथार्थ से टकराकर टूट जाता है। पंडित दत्तात्रेय और महाजन जैसे लोग गांव की व्यवस्था को चलाते हैं, धर्म, जाति और संपत्ति के नाम पर। होरी जैसे गरीब किसानों के लिए वहां इंसाफ की कोई जगह नहीं। एक और जहां गांव का ऊपरी तबका तीज त्योहार, धर्म और पूजन में डूबा है, वहीं दूसरी ओर होरी जैसे किसान 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। धनिया अब घर की जिम्मेदारी संभाल रही है, लेकिन वो भी थक गई है। उसका संघर्ष, उसकी चुप्पी, उसकी पीड़ा, सब कुछ भीतर ही भीतर उसे तोड़ रही है। वो गोबर को याद करती है, झुनिया के साथ थोड़ी सहानुभूति भी रखने लगी है, लेकिन उसकी व्यावहारिकता उसे हर बार कठोर बना देती है।
उधर झुनिया भी अब एक माँ बनने वाली है। उसका प्रेम अब सिर्फ भावुकता नहीं, एक नई जिम्मेदारी में बदल गया है। वो चाहती है कि गोबर लौट आए, उसे अपनाए, इस समाज के तानों से मुक्त करे। लेकिन गोबर तो शहर में है, अनजान, अकेला, संघर्ष करता हुआ। गांव में एक बार फिर पंचायत बैठती है, इस बार किसी और मुद्दे पर, लेकिन हर बार की तरह निशाना बनता है कोई कमजोर ही। होरी वहां भी झुकता है, मौन रहता है। उसकी चुप्पी अब एक आदत बन गई है, जैसे उसकी गरीबी, जैसे उसकी बेबसी। गांव का मौसम बदल रहा है, खेत सूखे पड़े हैं, बारिश नहीं हो रही, किसान चिंता में है, लेकिन होरी अब भी आस लगाए बैठा है कि शायद इस बार भगवान उसकी सुन ले, शायद इस बार उसका खेत हरा हो जाए, शायद इस बार उसका जीवन थोड़ी राहत दे। होरी का जीवन अब पूरी तरह कर्ज और तकलीफों में डूब चुका है। खेत बंजर हैं, बैल नहीं है, पैसे नहीं हैं और मेहनत की कोई कीमत नहीं मिलती। फिर भी होरी हर सुबह उठता है, मिट्टी के साथ जूझता है, जैसे उसकी आत्मा उसी मिट्टी में घुल गई हो। उसका सपना अब भी जिंदा है कि एक दिन सब कुछ ठीक होगा, गोबर लौटेगा, खेत हरे होंगे और घर में सुकून होगा। धनिया अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई है। वो न सिर्फ घर संभाल रही है बल्कि गांव की औरतों में भी उसका एक अलग सम्मान बनने लगा है। वो झुनिया को अपनाने लगी है, भले ही शब्दों में नहीं लेकिन व्यवहार में। झुनिया का बच्चा अब घर में जन्म ले चुका है, एक नया जीवन जो होरी के जीवन में थोड़ी उम्मीद की तरह आया है। लेकिन गांव का समाज इस नए जीवन को भी नहीं छोड़ता। जाति, धर्म और मर्यादा के नाम पर झुनिया के बेटे को तिरस्कार ही मिलता है। लोग अब भी उसे वेश्या की संतान कहने से नहीं चूकते। होरी और धनिया इन बातों को सहते हैं जैसे वो सब कुछ सहते आए हैं। गोबर अब शहर में मजदूरी कर रहा है, उसे वहाँ एक नया अनुभव मिल रहा है। शोषण सिर्फ गांव में नहीं, शहर में भी है। मजदूरों की हालत अलग नहीं, बस लिबास बदल गया है। लेकिन गोबर अब समझदार होता जा रहा है। वो अपनी दुनिया बना रहा है, लेकिन मन में एक टीस भी है, अपने माँ बाप को यूं छोड़ देने की। इधर होरी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। एक दिन गांव के बड़े जमींदार भंडारी साहू के खेत में वो जरा देर से पहुंचता है और उसे अपमानित किया जाता है। होरी का स्वाभिमान टूटता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वो जानता है कि भूखे पेट कोई इज्जत नहीं खरीद सकता। एक दिन होरी एक मरे हुए बैल की खाल उठाकर लाता है ताकि उसे बेचकर थोड़ा पैसा मिल सके। लेकिन ब्राह्मणों की पंचायत बैठती है और उसे गौ हत्या का दोषी मानते हुए दंड सुनाया जाता है। अब होरी पर सामाजिक बहिष्कार का खतरा मंडराने लगता है। होरी चुपचाप वो जुर्माना भर देता है जो उसकी औकात से बाहर है, सिर्फ इसलिए कि वो अपने परिवार की मर्यादा बचा सके। वो जानता है कि ये सब अन्याय है, लेकिन उसकी आत्मा विद्रोह करना भूल चुकी है। उसकी चुप्पी ही उसका अस्त्र है, उसका अस्तित्व है। उधर गांव में अकाल की स्थिति बनती जा रही है, फसलें सूख रही हैं, अनाज महंगा होता जा रहा है और होरी जैसे किसानों के लिए जीवन अब सिर्फ जीवित रहने का प्रयास रह गया है। पर होरी अब भी उम्मीद नहीं छोड़ता। वो फिर से खेत जोतना चाहता है, फिर से हल चलाना चाहता है। झुनिया, धनिया, बच्चा सब मिलकर जीने की कोशिश कर रही हैं। रिश्तों की मरम्मत हो रही है, लेकिन जिंदगी अब भी बोझ बनी हुई है। सब कुछ थका हुआ है, इंसान, सपने, मिट्टी। लेकिन फिर भी वो चलते हैं क्योंकि रुकना अब विकल्प नहीं रहा। और होरी, वो अब भी अपनी आंखों में एक सपना पाले हुए है, अपनी जमीन पर एक बार फिर हरियाली देखने का, चाहे उसके लिए कितनी ही बार मिट्टी में क्यों न मिलना पड़े। होरी की जिंदगी अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच रही है। जिस शरीर ने वर्षों तक खेतों की मिट्टी में खुद को घिसा, अब वही शरीर जवाब देने लगा है। पर होरी को चैन नहीं है। उसे अभी भी खेत जोतना है, अपनी जमीन को हरा भरा देखना है, अपने पोते को बैल के साथ हल जोतते देखना है। उसके लिए ये सपने जीवन से भी अधिक जरूरी हैं। गांव की हालत अब भी नहीं बदली। गरीब और गरीब हो रहे हैं, अमीर और शोषक बनते जा रहे हैं। भंडारी साहू जैसे जमींदारों का आतंक अब भी कायम है और पंडितों की पंचायत अब भी अन्याय को धर्म का नाम देकर ढंकती रहती है। गोबर अब गांव लौट आया है। वो पहले जैसा नहीं रहा। शहर ने उसे दुनियादारी सिखा दी है। वो अब गांव की रूढ़ियों से विद्रोह करना जानता है, अपने अधिकार मांगना जानता है। लेकिन जब वो अपने माँ बाप की हालत देखता है, टूटी झूंपड़ी, फटी चादरें, थकी आंखें, तो उसका गुस्सा भी बेबस हो जाता है। धनिया अब भी एक चट्टान की तरह खड़ी है। घर को, बच्चों को, झुनिया को, सबको वो संभाल रही है। लेकिन उसकी आंखों में अब चिंता है। होरी की तबीयत गिरती जा रही है और घर में दवा के लिए भी पैसे नहीं। एक दिन होरी बहुत बीमार पड़ जाता है। उसे तेज बुखार होता है, बदन जलता है, पर वो खाट पर लेटने को तैयार नहीं।
उसकी आंखें बार बार खेत की ओर उठती हैं, जैसे मिट्टी उसे बुला रही हो, जैसे वो उससे कोई वादा निभाना चाहता हो। उसी हाल में बिना कुछ खाए पिए वो खेत की ओर चल पड़ता है। वहां पहुंचकर अपने कांपते हाथों से हल उठाने की कोशिश करता है, पर शरीर साथ नहीं देता। वो वहीं खेत में गिर जाता है। उसके हाथों में मिट्टी होती है, आंखों में धुंध और दिल में एक अधूरा सपना। गांव के कुछ लोग उसे घर पहुंचाते हैं। डॉक्टर को बुलाया जाता है, लेकिन दवा की ज़रूरतों से पहले पैसे की ज़रूरत होती है, और पैसे अब भी नहीं है। झुनिया और धनिया दोनों रोती हैं, पर होरी शांत है। उसके भीतर कोई पीड़ा नहीं, सिर्फ एक थका हुआ इंतजार है। गोबर सब कुछ बेच देने को तैयार है, पर अब समय निकल चुका है। होरी अब बिस्तर पर है, शरीर निष्क्रिय, पर आंखें अभी खुली हुई हैं। वो धनिया से कहता है, बैल ले आ, हल जोतना है। और यही कहते कहते उसकी सांसें धीरे धीरे धीमी हो जाती हैं। किसी ने जोर से नहीं रोया, सब चुप थे, जैसे गांव का एक सच बहुत धीरे से मिट्टी में मिल गया हो। होरी चला गया, उस खेत में जो उसने कभी जोता था, उस सपने के साथ जो उसने कभी जिया था। लेकिन जाते जाते वो बहुत कुछ छोड़ गया, एक सीख, एक पीड़ा, एक परंपरा और एक अदृश्य संघर्ष। उसकी जिंदगी किसी किताब की कहानी नहीं थी, वो हजारों होरियों की कहानी थी, जो मरते नहीं, सिर्फ मिट्टी में मिलते हैं और वहीं से फिर उगते हैं। एक किसान जिसने जिंदगी भर सिर्फ दिया, जमीन को, समाज को और अपने परिवार को, लेकिन बदले में मिला क्या? कर्ज, अपमान और एक दर्दनाक मौत। फिर भी होरी हार नहीं मानता। वो मिट्टी में मिलकर भी एक बीज छोड़ जाता है, चेतना का, संघर्ष का और आत्मसम्मान का। गोदान कोई एक इंसान की कहानी नहीं, ये उस पूरे भारत की कहानी है जो खेतों में पसीना बहाता है, लेकिन समाज की आंखों में कभी इंसान नहीं बन पाता। प्रेमचंद ने हमें सिर्फ एक उपन्यास नहीं दिया, उन्होंने हमें एक आईना दिया, जिसमें आज भी गांव, किसान और व्यवस्था की सच्चाई दिखती है। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो, तो इस आवाज़ को और आगे बढ़ाओ, क्योंकि होरी तो चला गया, पर उसकी लड़ाई आज भी जिंदा है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में, एक और सच्चाई, एक और आवाज़ के साथ।